नेटो की बाल्टिक वायु सीमा में रूस ने घुसपैठ की है। परमाणु बॉम्बर और टोही विमान से ये घुसपैठ की गई रूस द्वारा। फ्रांस के मिराज विमानों से रूसी बॉम्बर की झड़प भी हुई। जर्मनी ने भी जवाब में उड़ाए अपने यूरो फाइटर जेट। तो इस तरह के आमने सामने की इस वक्त हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी ने अपने यूरो फाइटर जेट उड़ा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के मिराज विमान से रूसी बॉम्बर की झड़प हुई आसमान में। इधर यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ भी आ गया है। युद्ध में यूक्रेन को फिर से वापसी हो गई है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक अब तक सफल साबित हुआ है। ज़ेलेंस्की के फाइटर ने एक दिन के अंदर ही रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है। यूक्रेन ने रूस के 2 और सुखोई विमान को जला दिया है। इस तरीके से 10 दिन के अंदर रूस के 12 लड़ाकू विमान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के हमले सफल क्यों हो रहे हैं? रूस इन हमलों को नाकाम क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे का राज क्या है? पुतिन हैरान है, उनकी सेना परेशान है, क्रेमलिन हलकान है। पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, जिस तरह से रूसी सेना को चोट पहुंचा रही है, उससे मॉस्को में हड़कंप मच गया है। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स ने बहुत ही घातक और बहुत ही विनाशक पलटवार किया। एक दिन के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमान को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने जो नया काउंटर अटैक लॉन्च किया है, उसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही रूस के 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लड़ाकू विमान, टोही विमान और युद्धपोत तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त ऐसी मिसाइल से हमला कर रही है जिसे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि क्रेमलिन में खलबली मची हुई। पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक को फेल करें तो कैसे करें। रूस ने यूक्रेनी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ये हमले अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेनी सेना को अमेरिकी नई हथियारों की खेप बरामद हो चुकी है। यूक्रेन की सेना अब इन्हीं हथियारों के दम पर काउंटर अटैक कर रही है। रूस का दावा है कि अमेरिका ने गुप्त तरीके से यूक्रेन को हथियार दे दिए। इन्हीं हथियारों से यूक्रेनी सेना हमले कर रही। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की हथियार ना पहुंचने की बात कहकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं।
क्रेमलिन ने यह भी ऐलान किया है कि हाल के हमलों में अमेरिकी हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। रूस का यह दावा काफी हद तक सही जान पड़ता है। 10 दिन पहले यूक्रेन युद्ध में बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पास ना तो हथियार थे ना ही सैनिक। लेकिन 10 दिन से उसके हमले ना सिर्फ तेज हो गए हैं, बल्कि ये हमले सफल भी हो रहे हैं। यूक्रेन के आक्रमण में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 विमानों को ढेर कर दिया है। इन दोनों विमानों की कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए थी। इसी तरह 10 दिन के अंदर यूक्रेनी हमले में रूस के 12 सुखोई विमान जल चुके हैं। इन 12 विमानों की कीमत थी 10,800 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अमेरिकी पेट्रियट से रूस के टोही विमान A-50 को भी चंद रोज पहले तबाह कर दिया था। इस सर्विलांस विमान की कीमत 4,200 करोड़ रुपए थी। यूक्रेन 10 दिन के अंदर ही ब्लैक सी में रूस के एक युद्धपोत को भी डुबो चुका है। इसकी कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए थी। इस लिहाज से पिछले 10 दिन में यूक्रेन रूसी सेना के 14 बड़े और घातक हथियार जला चुका है। इन 14 हथियारों की कीमत 20,800 करोड़ रुपए है। यानी 10 दिन के अंदर रूसी सेना को इतना नुकसान हो चुका है। यूक्रेनी सेना एक साथ कई फ्रंट पर विध्वंसक हमले कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक तबाही का तूफान नजर आ रहा है। यूक्रेन के सुखोई 27 ने अमेरिकी एंटी रडार मिसाइल फायर की, जिससे रूस का रडार स्टेशन ध्वस्त हो गया। डोनेस्क में हाई मार्च से हमला कर यूक्रेनी सेना ने रूस के 3 बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला किया। हमले में रूस की T-90 टैंक बटालियन खत्म हो गई। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की इन्फेंट्री और 3 टैंक को जलाकर भस्म कर दिया। ओडेसा में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइन से रूस की इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को उड़ा दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने विध्वंसक रॉकेट हमला किया। हमले में रूस के 6 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिजिया में ही यूक्रेन ने रूस के 2 सैन्य वाहन को मलबे में बदल दिया। रोबोटाइन के पास यूक्रेन के हमले में रूस के 3 होवित्जर तोप जल गए। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से दागे गए ड्रोन को मार गिराया। नोवा काखोवका में यूक्रेन ने पुतिन की पार्टी के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की सेना हर फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये वही ज़ेलेंस्की सेना है जिसकी 10 दिन पहले कमर टूट चुकी थी, जो युद्ध के मैदान में बहुत कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब यूक्रेन के हमले इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उसे नई शक्ति मिल चुकी है। ये शक्ति अमेरिका और नाटो देशों से मिली है। अमेरिका ने यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से बारूद सप्लाई कर दिए। इसी के बाद से यूक्रेनी फोर्स रूस को इतना बड़ा और गहरा जख्म देने में कामयाब हो रही है।
रूसी सेना को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, उससे क्रेमलिन भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने यूक्रेन को हाइपरसोनिक हमले से मिटा देने की धमकी दी। क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से असली बारिश अभी बाकी है। अब तक रूसी सेना सिर्फ 1 या 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें ही फायर करती थी। अब रूसी सेना सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार करने के लिए आजाद है। यानी रूस ने यूक्रेन को मिटा देने की गर्जना की है। अगर यूक्रेन के हमले इसी तरह से जारी रहे, अगर रूसी सेना को इसी तरह से नुकसान पहुंचता रहा है, तो पुतिन पलटन हाइपरसोनिक मिसाइलों से ऐसा जलजला ला सकती है जिससे बचना यूक्रेन के लिए असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो चुका है कि फिनलैंड के बाद स्वीडन भी नेटो का सदस्य बनने जा रहा है। यानी रूसी सीमा के नजदीक नेटो का एक और बड़ा बेस बनना निश्चित हो चुका है। स्वीडन की नेटो सदस्यता पर हंगरी और तुर्की दोनों ने सहमति जता दी है। यूरोप में बाल्टिक से बैरेंट सागर तक अमेरिका ने रूस को घेर लिया है। स्वीडन के नेटो सदस्य बनने से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर रूस के खिलाफ नेटो ने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया तो परमाणु विनाश में पलक झपकना जितना भी समय नहीं लगेगा। पुतिन ने स्वीडन से लेकर बाल्टिक सागर तक परमाणु तैनाती कर दी है। पुतिन के भय से नाटो को यूरोप में विस्तार का अवसर मिल चुका है। यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इतने ही नए सदस्य अब नाटो सेना से जुड़ चुके हैं। चार अप्रैल 2023 को नाटो से यूरोप का देश फिनलैंड जुड़ा। फिनलैंड के साथ साथ स्वीडन ने भी नाटो सदस्य बनने का आवेदन दिया था। अब उसके आवेदन पर अवरोध बंद 2 देश सहमति जता चुके हैं। हंगरी और तुर्की का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद स्वीडन भी नाटो सदस्य बनने वाला है। यानी अब कुल 32 देश नाटो सेना का हिस्सा है। I'm glad and I'm proud to be the Secretary General that welcomes Finland fully into the NATO family. जिस तरह 4 अप्रैल 2023 को नाटो प्रमुख ने ब्रसल्स मुख्यालय पर फिनलैंड का झंडा फहराकर उसे नाटो का हिस्सा बनाया, उसी तरह मार्च या अप्रैल में एक समारोह होगा और आधिकारिक तौर पर स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन जाएगा। नेपोलियन दौर के युद्ध के बाद स्वीडन ने निरपेक्ष नीति अपनाई। 1814 के बाद स्वीडन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तय किया कि वो नाटो का सदस्य बनेगा और आखिरकार अब यह तय हो चुका है। यानी अब पूरा बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र नाटो सदस्य हो चुका है। बाल्टिक के लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पहले से नाटो के सदस्य देश हैं। अब पूरा नॉर्डिक यानी डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल हो चुका है। यह स्थिति रूस के लिए सबसे बड़ा सामरिक खतरा है और इसीलिए
रूस ने दो बयानों से परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है नाटो का विस्तार परमाणु युद्ध का आधार बन सकता है। रूस पर नाटो का हमला हुआ तो दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा। पुतिन ने संकेत दे दिया है कि अगर युद्ध से बचाने के लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो परमाणु युद्ध तय है। पुतिन के साथ साथ रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि रूस के यूक्रेन युद्ध हारने का मतलब लंदन और वॉशिंगटन पर पूरे परमाणु जखीरे की बरसात होगी। स्वीडन के नाटो में जाने को ग्रीन सिग्नल मिलते ही रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी भी कर ली है। पुतिन ने नेटो से प्रतिशोध का घात चक्र तैयार कर लिया है। बाल्टिक सागर में रूस के 2 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं, जिन पर ज़ुरकॉन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल हमले के लिए तैयार है। इनके साथ साथ रूस की 2 सबमरीन भी बाल्टिक सागर में तैनात हैं, जिन पर परमाणु वॉरहेड से लैस पोसाइडन लगे हुए हैं। पुतिन ने फिनलैंड के बॉर्डर पर ICBM यार्स भी तैनात कर दी है। परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल के साथ साथ फिनलैंड बॉर्डर पर रूसी सेना भी बढ़ा दी गई है। बाल्टिक सागर से पुतिन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और स्वीडन पर हमला कर सकते हैं और फिनलैंड बॉर्डर पर तैनात सेना हमला करने के लिए तैयार है। रूस ने स्वीडन के नजदीक सेना और परमाणु मिसाइल की तैनाती सोच समझकर की है। क्योंकि रूसी सीमा पर नाटो उस हिस्से तक पहुंच चुका है जिसे वो अब तक ईस्टर्न फ्लैंक का सबसे कमजोर क्षेत्र मानता था। यानी अब जल और थल दोनों मोर्चों पर नाटो रूस को घेर चुका है। एस्टोनिया और रूस की सीमा की कुल लंबाई 294 किलोमीटर है। इसके साथ सटे देश लातविया और रूस की सीमा 284 किलोमीटर है। फिनलैंड के साथ रूस की सीमा 1340 किलोमीटर की है। स्वीडन के नाटो में शामिल होते ही बाल्टिक सागर में रूस घिर चुका है। यूरोप के रक्षा विशेषज्ञ स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर कह रहे हैं कि बाल्टिक सागर अब नाटो लेक यानी नाटो की झील बन चुका है। बाल्टिक सागर को चारों ओर से नाटो शक्ति ने घेर लिया है और रूस का वर्चस्व इस क्षेत्र पर घटना तय है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि स्वीडन और फिनलैंड के लिए रूस कोई खतरा नहीं, लेकिन उनके नाटो में शामिल होने का मतलब है कि वो रूस के लिए खतरा बन रहे हैं और अब खतरा वास्तविक बन चुका है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर शंघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ की रिपोर्ट में लिखा है कि नाटो सदस्य बनते ही स्वीडन की 200 साल पुरानी निरपेक्षता नीति खत्म हो चुकी। यूरोप में यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयंकर फैसला हो सकता है। नाटो रूस को घेरने के लिए विस्तार नीति अपना रहा है। दुर्घटनावश स्वीडन का नाटो में जाना तीसरे विश्व युद्ध का आधार बन सकता है। क्योंकि रूस नहीं चाहेगा कि बाल्टिक सागर में उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए चारों ओर नाटो के नेवल बेस बन जाए। इसीलिए पुतिन और मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध की आशंका के भयंकर संकेत दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
नेटो देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच फ्रांस के एक बयान से हड़कंप मच गया है, जिससे यूरोप में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी एक साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने यूरोप को विश्व युद्ध का एपिसेंटर बना दिया है। अब अगर रूस या फिर नेटो किसी भी तरफ से हमला हुआ तो यूरोप में एटमी जलजला आना तय है। यानी यूक्रेन से शुरू हुआ विध्वंस का दौर पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। बस क्रेमलिन से ऑर्डर मिलने की देरी, यूरोप के देशों पर इसी तरह रूसी बॉम्बर बम गिराते नजर आएंगे। बस पुतिन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। हाइपरसोनिक मिसाइलें साइलों से निकलकर नाटो देशों में कहर बरपाने को तैयार है। नाटो को अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगर रूस के खिलाफ किसी भी षड्यंत्र को रचा गया तो यूरोप में ऐसी तबाही आएगी जिससे नाटो का खात्मा तय। ना तो ये कोल्ड वॉर का दौर है और ना ही रूस इतना कमजोर है कि नेटो उसे खंड खंड कर दे। पुतिन ने रूस को पिछले 24 सालों में कुछ इस कदर तैयार किया है कि इस बार अगर नेटो से जंग होती है तो रूस उसे सबक सिखाकर ही दम लेगा। और शायद वो वक्त आ गया है जब रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में नाटो ने जो किया है उससे रूस बौखला गया है। नाटो ने यूक्रेन को हथियार देकर पुतिन का पारा बढ़ा दिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को 50 बिलियन की सैन्य सहायता को मंजूरी दे दी। वहीं ब्रिटेन ने रूस को धमकाते हुए कहा है वो यूक्रेन को हर तरीके के हथियार देता रहेगा, जबकि जर्मनी ने भी हथियार भेजने का ऐलान कर दिया। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि पुतिन ने अगर आपा खोया तो यूरोप में एटमी जलजला आने से कोई रोक नहीं सकता। रूस की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे हमले होने की स्थिति में पूरी तरह सुरक्षा की जा सके। एक तरीके से आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। क्रेमलिन से लेकर बॉर्डर तक डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति पर रूसी सीनेटर कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने इसे युद्ध की स्थिति बताया है, जिसमें मॉस्को का टकराव सीधे नेटो से हो सकता है। रूस का ये रुख फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के उस बयान के बाद सामने आया है, जिस बयान में मैक्रो ने नेटो से यूक्रेन में सेना भेजने के लिए कहा था। यूक्रेन एक नाटो देश नहीं, लेकिन नाटो की फौज अगर यूक्रेन पहुंचती तो ये नाटो ट्रीटी के खिलाफ होगा। ऐसे में रूस इसे युद्ध करार देकर उन तमाम देशों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि माहौल की गंभीरता को देखते हुए नाटो चीफ ने कहा है, फिलहाल नाटो की सेना यूक्रेन की धरती पर भेजने का कोई विचार नहीं है। इस बारे में फ्रांस का दिया बयान नाटो से पूरी तरह अलग है। इस बारे में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी खुद को अलग कर लिया, जबकि हथियार देने के लिए सभी एकमत हैं। रूस और नेटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अगर आर्मी की बात करें तो नेटो के पास करीब 58,17,000 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास करीब 13,30,000 सैनिक हैं। नेटो के पास 12,408 टैंक हैं, वहीं रूस के पास 12,566 टैंक हैं। नेटो देशों के पास 10,04,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल हैं, जबकि रूस के पास 1,51,000 के करीब आर्मर्ड व्हीकल हैं।
दोनों देशों की वायुसेना की तुलना की जाए तो नेटो के पास 6091 फाइटर जेट हैं, जबकि रूस के पास 1683 जेट हैं, जिसमें नेटो के पास 1506 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वहीं रूस के पास 444 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। नेटो के 31 देशों के पास 2151 मिलिट्री शिप हैं, जबकि रूस के पास 598 शिप हैं। नेटो के पास 16 एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि पुतिन के पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 143 सबमरीन की ताकत नेटो के पास है, वहीं रूस के पास 70 सबमरीन है। परमाणु क्षमता के मामले में नेटो पीछे है, जिसके पास 5943 एटमी वॉरहेड है, जबकि रूस के पास 5977 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। सेना के मामले में रूस नाटो से पीछे है, लेकिन जब बात एटमी ताकत की आती है तो रूस नाटो पर भारी। अकेले रूस के पास नाटो के 32 देशों से ज्यादा परमाणु बम हैं। यही वजह है कि फ्रांस के यूक्रेन में सेना भेजने वाले बयान से नाटो ने खुद को अलग कर लिया है। क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि मौजूदा स्थिति में वो रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता। इसकी वजह है अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा है, ईरान से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चीन से भिड़ंत के आसार है, तीसरी तरफ किम के तेवर को देखते हुए पीले सागर में उससे जंग हो सकती है। इस बीच अगर रूस से जंग शुरू हो जाती तो अमेरिका को 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा, जबकि साल के आखिर में अमेरिका में चुनाव भी। ऐसे में बाइडेन किसी भी सूरत में ऐसा जोखिम लेने से बचेंगे। जाहिर है अमेरिका अगर युद्ध में कूदता है तो नाटो भी आएगा, यानी नाटो की शक्ति बढ़ जाएगी। वैसे भी इस वक्त रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया पश्चिमी देशों के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं, जिससे पेंटागन की नींद उड़ी हुई है। इसलिए नाटो अभी सिर्फ यूरोप पर फोकस कर रहा है, जबकि अमेरिका अरब में अपनी साख बचाने की कोशिश में है। इस बीच यूरोप में नाटो की कमान ब्रिटेन संभाल रहा है। यूरोप में नाटो के सैन्य ठिकानों को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। अभी तक यूरोप में नाटो के बेस 3 कैटेगरी में बटे थे, जिसमें 48 बेस नाटो देशों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, जबकि 19 बेस मिलिट्री ऑपरेशन और सीक्रेट ऑपरेशन में लगे थे, जबकि 22 सैन्य ठिकानों को आतंकवाद और इस्लामिक देशों में स्थायित्व के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी यूक्रेन युद्ध से पहले नाटो का फोकस रूस पर बेहद कम था। तब अफगानिस्तान, चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा दूसरे इस्लामिक देशों पर लगाम कसने में नाटो की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अब फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। यूरोप में नाटो के सारे सैन्य ठिकानों को रूस पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे पुतिन अगर किसी भी नाटो देश पर अटैक करते हैं तो नाटो पूरी ताकत से रूस के मंसूबे को खाक में मिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी यूक्रेन पर फतह करने के मकसद से पुतिन की सेना पूरी ताकत के साथ हमले कर रही है। बाखमुत, अवदिव्का के बाद अब ज़पोरिज्जिया में तबाही मचाई जा रही है। विनाशकों से प्रचंड प्रहार किया जा रहा है, भीषण नरसंहार किया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ पुतिन ने दक्षिणी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जे के साथ ही गेटवे ऑफ क्रीमिया को लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर तो ये तक सामने आ रही है कि दक्षिणी यूक्रेन में PMC वैगनर के 18,000 से ज्यादा लड़ाकों को उतार दिया गया है। आखिर क्यों, आप भी देखिए।
ज़ेपोरिजिया के जिस इलाके से यूक्रेनी ब्रिगेड क्रीमिया फतह का ख्वाब देख रही थी, यहां से क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। यूक्रेन के उसी मिलिट्री हेडक्वार्टर को पुतिन ने एक झटके में ही खाक कर दिया, प्रचंड बारूदी प्रहार के जरिए जलाकर राख कर दी। बाखमुत अवदिव्का के बाद पुतिन के टारगेट पर ज़ेपोरिजिया था, लिहाजा बीते 100 घंटों से रूसी सेना ज़ेपोरिजिया को बारूद से दहला रही थी। मगर इसके साथ साथ ज़ेपोरिजिया रीजन से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद है रोबोटाइन, जिस पर बीती रात रूस ने दोबारा कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि आज से ठीक 6 महीने पहले रोबोटाइन पर रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल था, मगर अगस्त 2023 में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रोबोटाइन को रूसी फौज से आजाद करवा लिया। जानते हैं क्यों? दरअसल ज़ेपोरिजिया रीजन के दक्षिणी पूर्वी छोर पर मौजूद है रोबोटाइन, जो एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। वहीं रोबोटाइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा भी मौजूद है। ज़ेपोरिजिया के इन दोनों इलाकों में रूसी डिफेंस ने मिलिट्री बेस और हथियार डिपो बना रखे थे, ताकि यूक्रेन की सेना इस रूट से क्रीमिया की तरफ न बढ़ सके। यानी रोबोटाइन और तोकमाक रूस के लिए की लोकेशन थी। बस फिर क्या, यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड ने रोबोटाइन पर कब्जा कर लिया, रोबोटाइन से रूसी ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद रूस ने फिर से रोबोटाइन पर प्रहार किया और इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, ताकि गेटवे ऑफ क्रीमिया को लॉक किया जा सके। बैटल ऑफ रोबोटाइन जीतने के साथ साथ रूसी ब्रिगेड नीपर पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आर्टिलरी और मोटार के जरिए नीपर नदी के आसपास मौजूद यूक्रेनी सेना के चेक पोस्ट को भी तबाह किया जा रहा है। मतलब ये कि जल्द ही यूक्रेन का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा रूस के कब्जे में आ सकता है। और जिस तेजी के साथ पुतिन की फौज आगे बढ़ रही है, उसे देख वॉशिंगटन में भी खलबली मची हुई। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस बयान को सुनिए। जिस तरह रूस की सेना हर नए दिन दक्षिणी यूक्रेन के किसी इलाके पर कब्जा कर रही है, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। हमें आशंका है कि अगर जल्द ही यूक्रेन को हथियार नहीं भेजे गए तो किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों को पूरी तरह से हार जाएंगे। मतलब यह कि अब अमेरिका भी यह बात मान चुका है कि पुतिन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि जिस रफ्तार से पुतिन की ब्रिगेड दक्षिणी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है, जिस तरह तबाही मचा रही है, विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, इससे पहले रूस की तरफ से इतना बारूदी प्लान कभी देखने को नहीं मिला था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर रोज यूक्रेन के 800 सैनिक मारे जा रहे हैं, हर रोज 120 से ज्यादा हथियार तबाह हो रहे हैं। वहीं बीते 2 साल में 4,44,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। बेहद ही भयावह अंदाज में रूसी फौज दक्षिणी यूक्रेन में नरसंहार कर रही, लाशों का ढेर लगा रही, यूक्रेनी शहरों कस्बों को बारूद से पाट रही। वहीं इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि दक्षिणी यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को भी वॉर जोन में झोंक दिया है। जी हां, पीएमसी वैगनर की टुकड़ी अवदिव्का पहुंच चुकी है। वैगनर के करीब 18,000 लड़ाके अवदिव्का पहुंचे। वैगनर लड़ाकों का टारगेट नीपर पर फतह करना है। पुतिन ब्रिगेड के हमले से बौखलाए यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके में केमिकल वेपन के जरिए हमले की कोशिश की, लेकिन यह आक्रामक हो चुकी रूसी ब्रिगेड को रोकने के लिए काफी नहीं। जब तक यूक्रेन को हथियारों की खेप नहीं मिलेगी, जब तक अमेरिका समेत नाटो के देश अपने हथियार गोदाम खाली नहीं करेंगे, तब तक यूक्रेन का जंग में टिक पाना
कतई आसान नहीं। क्योंकि इस बार पुतिन हर हाल में अपने प्रण को पूरा करके रहेंगे, वो ये कि यूक्रेन को खंड खंड करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर में कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए उतारी गई टास्क फोर्स भी हूती के आगे बेबस नजर आ रही है। हालांकि टास्क फोर्स अब अग्रेसिवली हूती ठिकानों पर हमले कर रही है, लेकिन हूती इतना जबरदस्त पलटवार करता है जिससे पश्चिमी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। खास तौर से हूती के टारगेट पर ऑयल टैंकर है, जिससे रेड सी रूट ब्लॉक हो गया है। ऐसे में ऑयल टैंकर पोर्ट पर खड़े हैं। इस वजह से यूरोप में तेल का बड़ा संकट पैदा हो गया है। 72 घंटे पहले देशों ने मिलकर यमन में एयर स्ट्राइक की, हूती के 18 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन हूती ने उसका ऐसा बदला लिया कि अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ गई। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें हूती ने अल हुदैदा बेस से ड्रोन दागा, जिसने ब्रिटेन के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद हूती ने दावा किया कि उसने लाल सागर में ऑयल टैंकर को डुबो दिया है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि शिप का एक हिस्सा डूब रहा है। ये वही जहाज है जिस पर कुछ दिन पहले हूती ने मिसाइल अटैक किया था। तब जहाज पर आग लगी थी जिसे टास्क फोर्स ने बुझा दिया था। लेकिन अब ड्रोन अटैक से जहाज कभी भी समंदर में डूब सकता है। इस जहाज का नाम रूबीमार है, जो ब्रिटेन का है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक अल हुदैदा से इस शिप पर 2 बार हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब रूबीमार बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजर रहा था। पहले हमले में वो वहीं रुक गया, दूसरे हमले में डूबने लगा। बताया जा रहा है ब्रिटिश शिप रूबीमार में 22,000 टन लिक्विड फर्टिलाइजर भरा हुआ है, जिसमें कभी भी आग लग सकती है। जबकि शिप का आधा हिस्सा एक तरफ झुक गया है, एक किनारा पूरी तरह डूबता दिख रहा है। हूती ने हमले के बाद कहा है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकता, वो इसी तरह लाल सागर में कोहराम मचाता रहेगा। इस बीच IRGC कमांडर ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, अब ईरानी मिलिशिया गुटों के लड़ाकों को इराक और सीरिया में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला करना सिखाया जा रहा है। यानी ईरान लाल सागर से लेकर सीरिया तक अमेरिका के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहा है। जिससे अमेरिका पर दबाव बढ़े और वो इजराइल को गाजा पर हमले से रोकने के लिए आगे आए। ईरानी प्रॉक्सी संगठन पहले से ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खतरनाक हथियार भी मिल रहे हैं और उन्हें चलाने के लिए ट्रेनिंग भी।
सागर में अपनी रणनीति फिर से बदली है, जिसमें वो उन तमाम जहाजों को निशाना बना रहा है जो तेल या फिर दूसरी जरूरत की चीजें यूरोप ले जा रहे हैं। इससे तमतमाए अमेरिका ने अब रूस के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। अमेरिकी ट्रेजरी ने अब तक 14 रूसी ऑयल टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तब लगाया गया जब हूती ने ताबड़तोड़ कार्गो जहाजों पर हमले किए। पंद्रह नवंबर से लेकर अब तक 57 हमले कार्गो शिप पर किए जा चुके हैं, जिससे ऑयल कंपनियों में डर फैल गया है। तेल सप्लाई करने वाले देशों में पोर्ट पर शिप खड़े हैं, क्योंकि लाल सागर रूट ब्लॉक है। एक दो शिप हिम्मत जुटाकर वहां से गुजरते हैं तो उनका अंजाम ब्रिटेन के रूबी मार जैसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के सर्विलांस विमान A-50MU को राख कर यूक्रेन फूला नहीं समा रहा होगा, मगर यूक्रेनी सरजमी पर चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए यूक्रेनी सैन्य बेस और हथियार डिपो की निशानदेही के लिए पुतिन ने एक ऐसे आसमानी बॉन्ड को वॉर जोन में भेजा है जो दिखने में बेहद छोटा है, मगर वो हर मुश्किल ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। कैसे, आप भी देखिए। फरवरी को यूक्रेन की सेना ने अपने आसमानी प्रहार से पुतिन को बहुत बड़ी चोट दी। 23 फरवरी को अजोव सागर के आसमान में निगरानी कर रहे A-50MU सर्विलांस विमान को यूक्रेन ने मार गिराया, वो भी मिसाइल हमले में। जैसे ही मिसाइल ने रूसी सर्विलांस विमान को हिट किया, जोरदार धमाके के साथ आसमान में ही आग का गुब्बार उठता दिखाई दिया और चंद मिनटों बाद आग के गोले की शक्ल में विमान जलते हुए जमीन पर आकर गिर गया। यूक्रेन ने एक ही झटके में रूसी डिफेंस के करोड़ों की कीमत वाले विमान को स्वाहा कर दिया। ऐसे में अब पुतिन ने जासूसी विमान के ध्वस्त होने के बाद एक ऐसे उड़न दस्ते को यूक्रेन की निगरानी के लिए लगाया है जो आकार में भले ही छोटा है, लेकिन वॉर जोन में वो हर मिशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। नाम है रिकॉन स्पाई ड्रोन। जी हां, यूक्रेन के चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए, यूक्रेनी सेना के बेस कैंप और हथियार डिपो की निशानदेही के लिए रूसी डिफेंस अब रिकॉन स्पाई ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। मसलन रिकॉन स्पाई ड्रोन करीब 20 मिनट तक आसमान में उड़ सकता है। इस ड्रोन में हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा रिकॉन में एडवांस सेंसर भी लगे हैं। 150 ग्राम वजनी रिकॉन आकार में बेहद छोटा है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रूसी सेना का टारगेट दक्षिणी यूक्रेन है, लिहाजा अवदिव्का से जेपोरिजिया और दनीपर तक रूसी डिफेंस रिकॉन जासूसी ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेनी फौज के ठिकानों और सैन्य अड्डों को तलाश रही है और इसके बाद विध्वंसक हथियारों से हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।